गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में कुछ इसकी मुख्य बातें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की अलग कहानी, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। अब हम पहले पढ़ते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। उसके बाद आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं सदी के मध्य एक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसे कि आज हम देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। उस काल में कई ऐसे तकनीकी परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए। समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। अतः जो छोटे छोटे अलग अलग जो चीज़ें हुआ करती थी उस समय, तो उनके वजह से राष्ट्रवाद की भावना जागी लोगों में। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ हो गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग एक सदी लग गया, यानी कि 100 साल का वर्ष लग गया। इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस का एक राजतांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के कई अन्य देशों में भी चलने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। अब हम फ्रांसीसी क्रांति ही पहली क्रांति है जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हुआ, जिससे राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजनीति और संवैधानिक में कई बदलाव किए। सन 1789 में सत्ता का हस्तांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था को हुआ। प्रजातांत्रिक संस्था मतलब प्रजा द्वारा जो संस्था बनाई जाती है। इस नई संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। राष्ट्र की भावना की रचना। क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। एक पितृभूमि और उनके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान के समान अधिकार प्राप्त थे, यानी कि ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था। जो पहले राजा लोग लगाते थे वो वाला झंडा हटा के प्रजा ने एक तिरंगा झंडा लगाया। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नए श्रुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए, यानी कि नया राष्ट्रगान भी बनाया गया और शपथ भी लिया गया। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिससे कि सभी नागरिकों को एक जैसा कानून पालन करना पड़े।
फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य में धकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहाँ राष्ट्र की स्थापना करने की फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। अब यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में? फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली थी। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।